विक्रम बेताल की कहानियां हम सबने कभी न कभी इनके बारे में सुना ही है। ये कहानी है एक राजा की, जिसके अटूट इरादों और एक ऐसे भूत की जो हर कदम पर उस राजा के ज्ञान और धर्म की परीक्षा लेता है। तो चलिए आज इस कमाल की कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। बेताल की बस यही एक शर्त पूरी कहानी का आधार है। सोचिए, एक ऐसी शर्त जो राजा को एक अजीब सी मुश्किल में डाल देती है। अगर वो बोले तो अपना मिशन हार जाएंगे, और अगर नहीं बोले तो शायद अपनी जान गंवा बैठेंगे। तो कहानी शुरू होती है हमारे हीरो से, उज्जैन के निडर राजा विक्रमादित्य से। वो अपने साहस, ज्ञान और अपनी प्रजा के लिए, अपने प्यार के लिए जाने जाते थे। लेकिन बहुत जल्द एक खतरनाक वादा उनकी सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला था। कहानी में एंट्री होती है एक रहस्यमयी साधु की, जो राजा को हर रोज एक फल दिया करता था। एक दिन राजा को पता चला कि हर फल के अंदर एक कीमती रत्न छिपा है। इस इनाम के बदले में साधु ने राज्य की भलाई के लिए राजा से एक बहुत ही खतरनाक काम करने को कहा। अब राजा ने अपनी प्रजा के लिए साधु को वचन तो दे दिया, और फिर एक अमावस्या की काली रात में वो अकेले ही उस शव को लाने के लिए उस घने डरावने जंगल की ओर निकल पड़े। यहाँ से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। राजा जैसे ही पेड़ से उस शव को नीचे उतारते हैं, उन्हें एहसास होता है कि ये कोई मामूली शव नहीं है। इस पर तो बेताल नाम के एक चालाक भूत यानी वेताल का कब्जा है। और भाई, इस भूत की अपनी ही कुछ शर्तें हैं। तो यहाँ हमारे सामने दो किरदार हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक तरफ है राजा विक्रमादित्य, जो अपने कर्तव्य, अपने वचन और न्याय के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ है बेताल, एक चालाक कहानीकार जिसकी नियत पर हमेशा शक बना रहता है। और ये रही बेताल की दूसरी और ज्यादा जानलेवा शर्त। अब राजा ऐसी स्थिति में फंस गए हैं जहां से निकलना नामुमकिन सा लगता है। अगर वो पहेली का जवाब जानते हुए भी चुप रहे तो बेताल उनका सिर फोड़ देगा, और अगर वो बोले तो बेताल आजाद होकर वापस उसी पेड़ पर जा बैठेगा। इसी शर्त की वजह से कहानी का तीसरा और सबसे लंबा हिस्सा शुरू होता है। एक ऐसा लूप जो कभी खत्म ही नहीं होता। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जो एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 24 बार दोहराया जाता है। और देखिए, ये चक्र हर बार बिल्कुल एक जैसा चलता है। राजा बेताल को पकड़ते हैं, बेताल एक कहानी सुनाता है, कहानी के आखिर में एक पहेली पूछता है, और राजा अपने ज्ञान और धर्म की वजह से जवाब देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और जैसे ही वो अपना मुंह खोलते हैं, बेताल फुर वापस उसी पेड़ पर। लेकिन एक बात समझनी होगी, बेताल की ये कहानियां सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं थी। ये नैतिकता और धर्म से जुड़ी हुई बहुत ही मुश्किल पहेलियां थीं। मतलब, सही क्या है और गलत क्या है, और इन सवालों के जवाब इतने आसान नहीं थे। जैसे एक पहेली में राजा उस चोर को सबसे श्रेष्ठ बताते हैं। क्यों? क्योंकि चोर का काम होता है चोरी करना, लेकिन उसने अपने स्वभाव के खिलाफ जाकर सिर्फ दया की भावना से उस औरत की मदद की थी। एक और कहानी थी चार भाइयों की। इस पहेली में राजा का तर्क ये था कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है बिना सोचे समझे किसी को जीवन दे देना। इसलिए चौथा भाई, जिसने शेर में जान फूकी थी, वही सबसे बड़ा मूर्ख था। ये वाली पहेली तो और भी ज्यादा उलझी हुई थी। यहाँ राजा ने कहा कि उनका खुद का बलिदान सबसे महान था। ऐसा इसलिए क्योंकि सेवक का बलिदान कर्तव्य था, लेकिन राजा का बलिदान निस्वार्थ भावना से पैदा हुआ था। एक और सवाल था, असली पिता कौन है? वो जिसने जन्म दिया या वो जिसने पाला पोसा? इस पर राजा ने फैसला सुनाया कि असली पिता जन्म से नहीं, बल्कि पालन पोषण और प्यार से बनता है। तो इन सभी पहेलियों को सुलझाने के बाद कहानी का असली मतलब सामने आने लगता है। ये सिर्फ एक राजा की हिम्मत की परीक्षा नहीं थी, ये तो ज्ञान की कीमत के बारे में थी। और राजा का न्याय का भाव उन्हें हर बार ये कीमत चुकाने पर मजबूर कर देता था। मतलब, राजा एक तरह से अपनी ही अच्छाई के जाल में फंसे हुए थे। एक न्याय करने वाले और बुद्धिमान राजा होने के नाते वो खुद को हर पहेली का सही जवाब देने से रोक ही नहीं सकते थे। ये उनका धर्म था, भले ही हर सही जवाब का मतलब था कि उन्हें अपना मिशन फिर से शुरू करना होगा। इससे ये साफ हो जाता है कि असली सफर उस शव को ले जाने का था ही नहीं,
असली सफर तो इन 24 नैतिक पहेलियों को सुलझाकर वो ज्ञान हासिल करने का था जो हर कहानी के साथ राजा को मिल रहा था। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ज्ञान की असली कीमत आखिर है क्या? शायद राजा विक्रमादित्य की कहानी यही सिखाती है कि सच्ची समझ और ज्ञान को पाने की कीमत एक ऐसी यात्रा है जिसे बार बार दोहराने का साहस रखना पड़ता है। आज बात करते हैं मुश्किलों से लड़कर जीतने की दो जबरदस्त कहानियों की। जब लगा कि सब कुछ खत्म हो गया तो उम्मीद की किरण एक छोटे से आइडिया से जगी। माँ बाप के जाने के बाद मौसी ने उसे घर से निकाल दिया। बेचारी एकदम अकेली और बेसहारा। उसकी पूरी जमा पूंजी थी सिर्फ 500 रुपए जो उसकी माँ ने बचाकर रखे थे। उसे एक सुनसान हाईवे पर भूखे ड्राइवर दिखे, बस वही उसे एक मौका नजर आया। पूरी मेहनत से उसने एक कच्चा पक्का ढाबा खड़ा कर दिया घर का खाना खिलाने के लिए। खाना तो हिट हो गया, पर एक ट्रक वाले ने कहा बैठने की जगह तो है ही नहीं। माया ने इसे प्रॉब्लम नहीं, एक चैलेंज समझा और इसका हल निकाला अपने जुगाड़ से। कबाड़ से जुगाड़, पुराने टायर और बक्सों पर बोरे डालकर बैठने की जगह बना दी। मेहनत रंग लाई, बैठने की जगह बनते ही पहले दिन 150 रुपए कमाए और देखते ही देखते उसका छोटा सा ढाबा एक पक्का रेस्टोरेंट बन गया। ये थी मेहनत की कमाई। चलिए अब मिलते हैं प्रदीप से। वो अपने पिता का छोड़ा हुआ कर्ज चुकाने की कोशिश में था। गांव के मुखिया ने धमकी दी, कर्ज चुकाओ नहीं तो तुम्हारा घोड़ा मैं ले जाऊंगा। प्रदीप ने घोड़ा बेचने की जगह एक नया आइडिया सोचा, एक चलती फिरती घोड़ा गाड़ी रसोई। उसने दिन रात एक करके एक खूबसूरत टांगा बनाया और फिर एक चमत्कार हुआ। एक रहस्यमयी आवाज ने कहा, इस जादुई रसोई का खाना कभी खत्म नहीं होगा, जाओ व्यापार करो। उसकी अनोखी गाड़ी और खाने की महक ने पूरे गांव को खींच लिया। वो फेमस हो गया। और क्या, 1 महीने में ही उसने इतना कमा लिया कि सारा कर्ज चुका सके। बस फिर क्या था, उसने मुखिया का कर्ज चुकाया, अपना घोड़ा बचाया और जमीन वापस ले ली। तो इन दो कहानियों से क्या सीखने को मिलता है? एक में थी मेहनत, दूसरे में किस्मत। आइए एक नजर डालते हैं कि कैसे दोनों की चुनौतियां और समाधान बिल्कुल अलग थे। दोनों ने मुश्किलों में मौका ढूंढा, माया ने सड़क पर तो प्रदीप ने अपने घोड़े में। पॉइंट यह है कि उनकी अपनी मेहनत ने ही सफलता के दरवाजे खोले, चाहे वो किसी भी रूप में आई। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी मेहनत और जुगाड़ से क्या जादू हो सकता है।